नमस्कार। हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैंने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। संज्ञा, संज्ञा के विकारक तत्वों में लिंग, वचन और कारक और उसके बाद कारक विभक्ति सभी का मैंने विस्तृत वीडियो अपलोड किया है। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा शुरू करने के से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा यह प्रयास आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और मेरे उत्साह का वर्धन कीजिए ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर के बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझा सकूं। तो आइए आज हम सीखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। सबका नाम यानी जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम, इंग्लिश में जिसे प्रोनाउन कहा जाता है। यानी आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ कि सर्वनाम क्या होता है। मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखती हूँ ताकि आपको और आसानी से चीजें समझ में आए। राम खाना खाता है। राम विद्यालय जाता है। राम कक्षा में महेश के साथ खेलता है। यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखे। राम खाना खाता है, राम विद्यालय जाता है, राम कक्षा में महेश के साथ खेलता है। अब हम सामान्य भाषा में अगर हम हर सेंटेंस में संज्ञा का नाम बोले तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस नामों के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करना जरूरी है। अब कैसे हम प्रयोग करेंगे? जैसे यहाँ पर अभी मैंने ये लिखा है, राम खाना खाता है। हम सेकेंड वाले सेंटेंस में राम हटाकर वह लिखेंगे। वह विद्यालय जाता है, वह कक्षा में महेश के साथ बैठता है। सामान्य भाषा में हम इसी प्रकार से अपनी बोलचाल की भाषा में इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम इसकी परिभाषा इस तरह से देखेंगे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम
कहते हैं। अगर आप चाहें तो यह डेफिनेशन अपने नोटबुक में आप लिख भी सकते हैं, ताकि जब भी आपको जरूरत है आप उसे खोलकर नोट्स के रूप में आप पढ़ सके। तो ये हो गया, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। सर्वनाम का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं यह आपको पता चला। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सर्वनाम के कुछ शब्द देखते हैं कि सामान्य रूप से सर्वनाम में मैं, तुम, वे, अपना, वह, कोई, कुछ, ये, हमें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वनाम के कुछ शब्द हैं जो मैं, तुम, वे, अपना, वह, कोई, कुछ, ये, हमें, उसने, उसका, बहुत सारे शब्द हैं। अभी सारे शब्द तो मैं यहाँ आपको नहीं लिख सकती हूँ, मैंने अभी कुछ के द्वारा आपको समझाया है। वो महत्वपूर्ण शब्द ये हैं। तो ये शब्द क्या करते हैं? ये शब्द हमारी भाषा का रूप, भाषा का सौंदर्य, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इनके द्वारा हमारी भाषा का सौंदर्य और बढ़ जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 प्रकार से भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक। अभी मैं यहाँ डैश कर देती हूँ, पूरा सर्वनाम नहीं लिख रही हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, आपको लगता है सर्वनाम बहुत सिंपल है कि संज्ञा के स्थान पे जो हम शब्द प्रयोग में आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन आप देखिए कि उसके भी कितने सारे भेद होते हैं, किस किस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी ये भी कोई आसान नहीं है, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंध। संबंधवाचक। और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम, जिसे मैं ऊपर लिख रही हूं। और 6 है निजवाचक सर्वनाम। एक बार हम वापस से मैं रिपीट करती हूँ। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन सभी जो सर्वनाम के भेद हैं, हम उनके बारे में जानकारी लेते हैं।
सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द, आपको मैं डेफिनेशन भी लिखती जाती हूं। जो सर्वनाम शब्द बोलने शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसका बोध या उसके बारे में बताते हैं, उसका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूं, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होंगे? बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, यानी जो शब्द अपने लिए प्रयोग में किए जाते हैं, जो शब्द हम अपने लिए, अगर हम बोल रहे हैं, जो शब्द हम बोलने वाले अपने लिए प्रयोग में करेंगे वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। आया आपको समझ में? उत्तम पुरुष मतलब क्या? जो शब्द हम अपने लिए, अगर हम बोलने वाले, जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग में करते हैं, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो शब्द होते हैं उत्तम पुरुष। वो उत्तम पुरुष कहलाते। मैं, मुझे, हम, हमें इसके शब्द हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाला, राइट? बोलने वाला या लिखने वाला जिस व्यक्ति को संबंधित करके कुछ कहे या लिखे उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जिसके बारे में हम कुछ कहें, राइट? जिसके बारे में हम कुछ कहें वह होता है मध्यम पुरुष। जैसे तू, तुम, तुमको, तुम्हें, आप लोग, अभी इसमें मैं आपको जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन हो गए? आप।
मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपके बारे में बोल रही हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, तो ये आप लोग क्या हो गए? आप लोग हो गए मध्यम पुरुष और मैं हो गई उत्तम पुरुष। अब हम आते हैं अन्य पुरुष। यहाँ पर और एक चीज मध्यम पुरुष अन्य पुरुष शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, मध्यम पुरुष में कि तू शब्द अगर हम हिंदी भाषा में देखा जाए तो तू शब्द किसी के अपमान या किसी को नीचा दिखाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन कभी कभी आत्मीयता, अपनापन, जो हमारे बहुत फास्ट फ्रेंड होते हैं, बहुत अपने करीबी मित्र होते हैं, हम उन्हें तू शब्द से भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमसे बड़े होते हैं, हम उन्हें आप शब्द का प्रयोग करते हैं। जो लोग हमसे छोटे होते हैं, हम उनके लिए प्यार से, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, विथ रिस्पेक्ट, हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष जब बोलने या लिखने वाला जब बोलने या लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें या लिखें, उन शब्दों को हम अन्य पुरुष कहते हैं। वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने। अगर अभी मैं बात करूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं अभी बोल रही हूँ, अगर मैं कहूं कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? उन्होंने यानी अन्य पुरुष की। मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूं। उन्होंने, आदि। आशा है आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा और पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष भी आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद में। अब हम पढ़ते हैं आगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की और निश्चय पूर्वक संकेत करे, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की और संकेत करे। कैसे संकेत करना है? निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वे, वह। हम इनके में एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यह मेरी पुस्तक है, यानी ये क्या हो गया कि ये जो सामने किताब पढ़ी है, यह 101% मेरी ही है। तो यहां हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जा रहा है, यानी हमें बिल्कुल श्योर है कि वह इंसान, वो जो भी हम जिसकी बात की ओर संकेत करें कि वह जा रहा है। आपको समझ में आया निश्चयवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की, देखिए यहाँ मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने सिंपल छोटी सी दो इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु की ओर निश्चय रूप से संकेत करें, वो होते निश्चयवाचक सर्वनाम।
जैसे यह, वे, वह। यह मेरी पुस्तक है। वह जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब पहले हमने निश्चय पढ़ा, अब हम पढ़ रहे, सॉरी मैंने सर्वनाश लिख दिया, सर्वनाम। निश्चय यानी जो निश्चित रूप से संकेत करता है, अनिश्चय यानी जो किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित संकेत नहीं करे। यानी किसी वस्तु, यानी वो सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, प्राणी, या पदार्थ को निश्चित रूप से न बताए, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी, आदि। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखती हूँ, उसके पहले एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ। अनिश्चितवाचक सर्वनाम यानी किसी वस्तु, जो शब्द स्वाभाविक है, मैंने पहले भी बताया है कि अभी हर बार मुझे आपको ये मैं नहीं बताऊंगी। सर्वनाम है, इट मीन्स हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं। जो शब्द, कौन से वाले? सर्वनाम शब्द। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ को निश्चित रूप से न बताएं, उसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूध में कुछ गिर गया है। यानी हमें पता नहीं है, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि दूध में क्या गिरा, लेकिन कुछ तो गिर गया, तो वो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर हम कहें कि हाँ, दूध में यह वस्तु यानी यह नमक गिर गया है, तो यह नमक यानी वो एक निश्चय बता रहा है कि निश्चित रूप से दूध के अंदर क्या गिरा है? नमक ही गिरा है, तो वो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर शायद बाहर कोई है। अब ये कोई है, वह हमें मालूम नहीं है कि बाहर कौन है, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और थर्ड है किसी की पुस्तक रखी है। किसी की पुस्तक रखी है, ये हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आशा है आपको यह सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। सर्वनाम के जो भेद हम पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको यह समझ में आ रहा है चीजें, और आपको लगता है कि मैं और हिंदी ग्रामर से संबंधित, हिंदी ले पाठ से संबंधित और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और
मुझे कमेंट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 से नंबर 4 पर, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो संज्ञा शब्द जो सर्वनाम शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताए, राइट। संबंध का मतलब ये होता है कि रिलेशन, संबंध बताए, वह शब्द होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। एग्जाम्पल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक्चुअली संबंधवाचक सर्वनाम का अधिकतर प्रयोग मुहावरों में ज्यादातर होता है, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा के एक वाक्य में प्रयोग हुए होने पर संज्ञा के साथ दूसरे सर्वनाम का संबंध भी बताते हैं। तो इनका अधिकतर प्रयोग मुहावरों के रूप में होता है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो ये सारे होते संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी सवाल करना, क्वेश्चन करना। तो जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का पता चले, राइट, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का पता चले उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कब आदि। बाहर कौन खेल रहा है, क्या, तुम क्या लेकर आए हो, वह गिलास किसने तोड़ा है। तो ये सब क्या हो गए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं एग्जाम्पल आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। बाहर कौन खेल रहा है, तुम क्या लेकर आए। अगर हम क्वेश्चन को आगे लगा देंगे तो वो सर्वनाम नहीं बनेगा, वो प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो तुम क्या लेकर आए, बाहर कौन खेल रहा है, ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अब सबसे लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी पर्सनल, आपको मैंने पहले ही बताया था। अब है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता द्वारा स्वयं के लिए
कर्ता यानी काम करने वाला, यानी जो सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है वो स्वयं के लिए यूज करेगा, वह होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, स्वयं खुद से, स्वयं, खुद आदि। एग्जाम्पल में लिखती हूं, आप हमारे मित्र के पिता हैं। कवि ने स्वयं कविता सुनाई। खुद, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही पढ़ा लूंगा, मैं खुद ही लिख लूंगा आदि। तो आपको समझ में आया निजवाचक सर्वनाम, यानी कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता, काम करने वाला, स्वयं के लिए प्रयोग में लाता है, वो शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम। आप, अपने, अपने आप, स्वयं, खुद आदि। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। अब आपको आगे मैं बताती हूँ कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब कारक चिन्हों के साथ होता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब कारक विभक्ति, आपने को मैंने पढ़ाई थी अपने पिछले वीडियो में, कारक विभक्ति आपको पता ही चल गई। तो जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कारक चिन्हों के द्वारा होता है तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो वो जो परिवर्तन आता है उसमें पुरुषवाचक, निजवाचक सारे भेद होते हैं। तो वो मैं आपको अपने इस वीडियो के बाद उसकी पिक्चर आपको मैं अब इसके अंदर वीडियो के साथ ही आपको शेयर कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास स्पेस की अभी थोड़ी कमी है, मेरा बोर्ड छोटा है, मैं पूरी सारणी इतनी बड़ी इस बोर्ड पर एक साथ नहीं लिख सकती। तो मैं वो पिक्चर्स मेरी वीडियो के साथ में अपलोड कर दूंगी, तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा। उसे आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बहुत आसानी से सर्वनाम और सर्वनाम के जो 6 भेद मैंने आपको बताए वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि कारक विभक्ति हमारी 8 होती है, राइट। कारक विभक्ति मैंने आपको बताई थी, कारक विभक्ति 8 होती है, लेकिन सर्वनाम में केवल, सर्वनाम में केवल 7 कारक ही होते हैं। तो मैं आपको वही में भेजूंगी। फिर आपका सवाल आएगा कि आपने 8वां नहीं भेजा, इसके लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि सर्वनाम में केवल 7 कारक ही होते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए चीज, 7 कारक ही होते हैं। और एक और बात इसमें ध्यान रखने योग्य है कि संज्ञाओं के समान सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं। संज्ञा के समान सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन, और सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम के भी 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आज का ये हमारा, आशा करती हूँ कि आपको यह सर्वनाम का जो पाठ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है
वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह पाठ समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे और अपने पढ़ाने के तरीके को किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि मैं आपको और अच्छी तरह से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं। मैं इस वीडियो के साथ जो सर्वनाम के कारक विभक्ति है, जो कारक विभक्ति को प्रयोग में आते सर्वनाम के शब्द, मैं वो इस वीडियो के साथ आपको अपलोड कर रही हूँ, ताकि वह आपको और भी अच्छे से कारक समझ में आ जाए। तो आज की कक्षा अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।